नमस्कार प्यारे बच्चों, सुप्रभात आप सभी को। मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीबी डिवीजन सीनियर हिंदी फैकल्टी, और आज आपको लेकर के चलता हूँ क्लास 10 कोर्स बी, जिसका हमने गद्य खंड का जो पहला टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है हिंदी स्पर्श भाग 2 का, वह है बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब एक ही बहुत ही प्यारा अच्छा टॉपिक है, जिसके रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो सबसे पहले तो मुंशी प्रेमचंद जी कैसे लगते थे ये देखें आप, और इनके जीवन के बारे में थोड़ा सा जीवन परिचय पढ़ते हैं कि इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के करीब एक लम्ही गांव में जन्मे धनपत राय ने उर्दू में गुलाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लेखन कार्य किया। निजी व्यवहार और पत्राचार धनपत राय नाम से ही करते रहे। उर्दू में प्रकाशित पहला कहानी संग्रह था इनका, कौन सा, सोजे वतन, जो अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार इनको छीन लिया गया इनसे और इनको प्रतिबंधित कर दिया गया। सोजे वतन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। आजीविका के लिए स्कूल मास्टरी, इंस्पेक्टरी और मैनेजरी के अलावा इन्होंने कौन कौन सी पत्र पत्रिकाओं में काम किया, देखो आप, हंस माधुरी जैसी प्रमुख पत्रिकाओं के संपादन भी किया। कुछ समय बंबई मुंबई में फिल्म नगरी में भी बिताए, लेकिन उन्हें रास नहीं आई। यद्यपि उनकी कई कृतियों पर यादगार फिल्में भी बनी हुई है। आम आदमी के दुख दर्द में के बेजोड़ चितेरे प्रेमचंद को उनके जीवन काल में ही कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट कहा जाने लगा था। उन्होंने हिंदी कथा लेखन की परिपाटी पूरी तरह बदल डाली थी। अपनी रचनाओं में उन्होंने उन लोगों को प्रमुख पात्र बनाकर साहित्य में जगह दी जिन्हें जीवन और जगत में केवल प्रताड़ना लांछना ही मिले थे। 8 अक्टूबर 1936 बच्चों, 8 अक्टूबर 1936 में उनका देहावसान हुआ। प्रेमचंद ने जितनी भी कहानियां लिखी वे सब मानसरोवर के से 8 खंडों में संकलित है। उनके प्रमुख उपन्यास गोदान है। तो इस बड़े भाई साहब का पाठ प्रवेश देखते हैं अपन कि अभी तुम छोटे हो। बिल्कुल हर बड़ा भाई एक ही बात कहता है कि अभी तुम छोटे हो, अभी तुम छोटे हो, इसलिए इस काम में हाथ न डालो। ये सुनते ही कई बार बच्चे मन में आता है कि काश क्या कि हम भी बड़े होते तो कोई हमें यूं न टोकता। लेकिन इस भुलावे में न रहिएगा, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता। अरे घर के बड़े तो कई बार तो उन कामों में शामिल होने से भी अपने को रोकना पड़ता है जो उम्र और लड़के बेधड़क करते रहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वे लड़के अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते। बच्चों, बड़े का मतलब क्या है? बड़े का मतलब बड़े होना नहीं है। छोटा यदि 5 साल का बच्चा है और उसका 3 साल का भाई है तो वो भी बड़ा है, तो उसका भी बचपन है, लेकिन बड़े होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां उठाना। कई बच्चों का बचपन इसलिए खो जाता है क्योंकि वह बड़े हैं। तो इसी कहानी को चलते अपन पढ़ते हैं कि प्रस्तुत पाठ में भी एक बड़े भाई साहब हैं जो हैं तो छोटे ही, लेकिन घर में उनसे छोटी उम्र का एक और भाई है जो उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती है। अरे बड़ा होने के नाते वह खुद भी यही चाहता है और कोशिश करते हैं कि वह जो कुछ भी करे वह छोटे भाई के लिए एक मिसाल का कायम करे। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेर में बड़े भाई साहब का बचपना तिरोहित शब्द का मतलब होता है गायब हो जाता है। कैसे गायब हो जाता है? देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आपके मन से जुड़ी हुई कहानी है। सभी प्यारे बच्चे इसको ध्यान से पढ़ते हैं, अपन देखते हैं। बड़े भाई साहब अध्ययनशील लग रहे हैं। हाँ, देखते हैं कि मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े हैं। बिल्कुल है, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। दर्जे शब्द का मतलब होता है कक्षा। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम
तालीम शब्द का मतलब होता है शिक्षा जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम अरे 2 साल में करते थे, कभी कभी तो 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो, सोच कैसी थी कि बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदान बनेगा। इसका मतलब है कि नींव यदि मजबूत न होगी तो मकान कैसे मजबूत बनेगा। मैं छोटा था, वो बड़े थे, बिल्कुल थे। मेरी उम्र 9 साल की थी और वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह शब्द का मतलब होता है डांट, डांटने, फटकारने और निगरानी का पूरा और जन्म सिद्ध अधिकार था। और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को मैं क्या समझूं, कानून समझूं। वह स्वभाव से बड़े ही अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, किताब पर, हास्यों पर चिड़ियों, कबूतरों, बिल्ली तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते, कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य होता। अरे मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने एक इबारत देखी, क्या लिखा हुआ था कि स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधेश्याम, श्री तु राधेश्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी को चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई ना कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा। क्यों असफल रहे? और उनसे पूछने का साहस न हुआ। क्यों न हुआ? वह 9वीं जमात में थे। जमात शब्द का मतलब तो है बच्चों कक्षा में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी, यानी उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए संभव नहीं था। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था। किसका? लेखक प्रेमचंद जी का। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना कैसा लगता था? पहाड़, बहुत मुश्किल। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी किंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर के नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगा पीछा चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप का मतलब होता है क्रोध देख करके मेरे प्राण सूख जाते। उनका पहला वाक्य होता, कहां थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल क्या था? मौन था। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों न निकलती थी कि जरा बाहर खेलने गया था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करे। यानी वो केवल मेरे को डांटना डपटना ही चाहते थे, कभी प्यार से बात उन्होंने मेरे से नहीं की। क्या कहते कि भाई इस तरह से पढ़ोगे, अरे इस तरह से अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे। एक हर्फ शब्द का मतलब होता है शब्द भी न आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है। अरे जो चाहे अरे पढ़ ले, नहीं तो एरा गेरा न तू खेरा, सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ इस पढ़ाई में, अंग्रेजी की पढ़ाई में रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, तब जाकर के कहीं विद्या आती है। और आती क्या है? अरे कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूं कि तुम इतने घोंगा मंदबुद्धि हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूं। अरे यह तुम अपनी आंखों से देखते हो, अगर नहीं देखते हो तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखा है? अरे रोज क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता।
हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं ही खेल कूद में वक्त कमा करके पास हो जाओगे? मुझे तो 3-4 साल लगते हैं। तुम उम्र भर इसी दर्जे में पढ़ते सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है क्या कि घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? मैं लेखक देखो, मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया किया, लताड़ कौन सहे? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी बातें लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते, हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करके की शक्ति में अपने में न पाता था और उस निराशा से जरा देर के लिए मैं सोचने लगता कि क्यों न घर चला जाऊं। जो काम मेरे बुद्धि के बाहर है उसमें हाथ डाल करके अपनी जिंदगी क्यों खराब करूं? मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और इरादा करता क्या कि आगे से खूब जी लगा करके पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम कैसे तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेल कूद का मद बिल्कुल उड़ जाता। कैसे टाइम टेबल बनाते? प्रातः 6 बजे। अरे प्रातः काल 6 बजे उठना, हाथ मुंह धो, नाश्ता कर, पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और फिर स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस आकर आधे घंटे आराम। 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 बजे तक ग्रामर, आधे घंटे हॉस्टल के बाहर टहलना। फिर 6:30 बजे से 7 बजे तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 बजे तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी और 10 से 11 तक विविध विषयों का फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। अवहेलना शब्द का मतलब क्या होता है? अपमान। मैदान की वह सुखद हरियाली, अरे हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी का वह दावपेच और वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात अनिवार्य रूप से खींच करके ले जाती। वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ो पुस्तकें, किसी की याद नहीं रहती। अरे भाई साहब की नसीहत और फजीयत, अपमान, सलाह और अपमान का अवसर मिल जाता। मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता और कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर न हो। उनकी नजर में मैं उनकी नजर मेरी ओर उठी कि मेरे प्राण निकले हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार से लटकते मालूम होती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन से जकड़ा रहता है। मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सका। आगे चले बच्चों। फिर सालाना इम्तिहान हुआ साहब। भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया कि भाई साहब को आड़े हाथों लूं। आपकी वह घोर तपस्या कहां गई? क्या कहूं कि आपकी वह घोर तपस्या कहां गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहता हूं, दर्जे में अव्वल भी हूं, लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई
और उनके घाव पर नमक छिड़कने के विचार के लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रौब मुझ पर न रहा। आजादी से खेलकूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था, मगर उन्होंने फिर मेरी फजीयत की तो साफ कह दूंगा। क्या कह दूंगा? कि आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? मैं तो खेल कूद करके दर्जे में अव्वल आता हूं। आगे चलें। जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग में साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। भाई साहब ने इसे भांप लिया। किसे? कि अब छोटा भाई मेरी सुनने वाला नहीं है, क्योंकि मैं फेल हो गया हूं और वो पास हो गया है। भांप लिया, भांपने का मतलब होता है अंदाजा लगा लिया। उनके सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली। तलवार खींचने का मतलब क्या है? मेरे से क्रोध में भला बुरा सुनाने लगे, मुझको खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूं, क्या कहते हैं कि देखता हूं, अरे इस साल पास हो गए हो, दर्जे में अव्वल आ गए हो, तुम्हें दिमाग हो गया। मगर है भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है? अरे इतिहास में रावण का तो हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पड़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना नहीं कोई चीज नहीं है। असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रवर्ती। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप यानी राजा उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? अरे घमंड तो उसके नाम और निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू भर पानी देने वाला भी न बचा। आदमी जो कुछ कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान न करे। इतना ही नहीं, अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। शैतान का तो हाल पड़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर के सच्चा भक्त कोई नहीं है। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। साहेरूम ने भी तो एक बार अहंकार किया था। अरे भीख मांग करके मर गया। तुमने भी अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हें सिर फिर गया। तब तो तुम आगे पढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास हुए, अपनी मेहनत से पास हुए। अंधे के हाथ बटेर लग गई, मगर बटेर केवल एक बार ही लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे में एक आधा अंधा चोट निशान पड़ जाता है, इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। अरे सफल खिलाड़ी वह है कौन सा? जिसका कोई निशाना खाली न जाए। मेरे फेल होने पर मत जाओ। अरे मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। अरे बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं है। 8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, क्या यह सब याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा तो सब नंबर गायब, सपा चट। सिपर भी नहीं मिलेगा। सिपर भी हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए, दर्जनों विलियम्स हुए, कोडियों चार्ल्स हुए। अरे दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। और इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे तो एक ही नाम के पीछे क्या लगा दिया? द्वयम, स्वयं, चारोम, पंचम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो मैं 10 लाख नाम बता देता, और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पनाह। आज आबाज की जगह आजब,
लिख दिया तो सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी ममतहीनों परीक्षा लेने वालों से नहीं पूछता कि आखिर आ बा जा आ जा बा में क्या फर्क है और व्यर्थ बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। अरे दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है, मगर इन परीक्षकों का क्या परवाह। वह तो वही देखते हैं जो पुस्तकों में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डाले और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से फायदा इस रेखा पर वह लंब गिरा दो मैथ्स वाले सर, तो आधा लंब से दुगना होगा। अरे पूछिए, इससे प्रयोजन दुगना हो चौगुना हो जाए या आधा रह जाए मेरी बला से, लेकिन परीक्षा में पास होना है तो ये सब खुरापात याद करनी पड़ेगी। कौन कह रहा है? बड़े भाई साहब। कह दिया जाए साहब हिंदी वाले सर ने कि समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोलें, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। अरे इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात के 4 पन्ने लिखे किसे लिखे? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्ने में लिखने की जरूरत क्या है? मैं तो इसे हिमाकत, अनावश्यक, बेकार समझता हूं। यह तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को टूस दिया जाए। हम चाहते हैं कि आदमी को जो कुछ कहना है चटपट कह दे, अपनी राह ले, मगर नहीं। आपको 4 पन्ने रंगने चाहे जैसे लिखिए, पन्ने पूरे फुल स्केप आकार के। ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है कि संक्षेप में लिखो, छोटे से छोटे रूप में लिखो। अब समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्ने से कम ना हो। ठीक संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, लेकिन शायद 100-200 पन्ने लिखवाते तो तेज से दौड़िए और धीरे धीरे भी। उल्टी बात है या नहीं? अरे बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है कि, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी भी तमीज नहीं है कि उस पर दावा करते हैं कि हम तो अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लल्ला तो सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं। संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूं उसे गिरह बांध लो, नहीं तो पछताओगे। बच्चों स्कूल का समय निकट था, नहीं तो ईश्वर न जाने की उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लगा। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई जो भयंकर चित्र खींचा था उससे मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर के घर नहीं भागा, यह ताजुब है, लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों से मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता, मगर बहुत कम। इतना ही रोज टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील न होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और चोरों का सा जीवन काटने लगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे अपन, और इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।